तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों हमारे YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल के साथ में मिलकर के आप साथियों अपनी तैयारी NTA UGC नेट GRF की तैयारी को स्ट्रांगफुली बना सकते हैं। तो NTA UGC नेट GRF के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ मिलकर के साथियों। UGC और TGT PGT फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड DSSB KVS विद्यालय इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंटर लेवल के एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का काम अगर आप साथियों आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए स्टूडेंट्स जो हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए साथियों, अभी फ़िलहाल हमारा सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। और हमारी सीरीज जो चल रही है वो MCQ सीरीज चल रही है और साथ साथ हम रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज चल रही है। तो महाजनपद काल का हमारा चैप्टर चल रहा है। महाजनपद काल के इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर आज का है। इससे पहले 23rd क्वेश्चन हो चुके हैं और 24th क्वेश्चन आज का है। हाँ, इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें साथियों, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ कि NT की तरफ से आपके UGC नेट GRF का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 8, 9, 11, 12 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके, और 12, 13, 14 अगस्त तक चलेगा आपका ये एग्ज़ाम, ठीक है ना। 4 दिन जुलाई के और 3-4 दिन आपके अगस्त के भी हैं। तो अभी हालांकि डेट शीट नहीं आई है, ओनली डेट अनाउंसमेंट हुई है कि इन डेट्स का एग्ज़ाम होगा, लेकिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस डेट को होगा ये अभी फाइनल नहीं हो पाया है। तो इसके लिए भी कुछ दिनों में जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल्ड, तो थोड़ा वेट कर लीजिए और अपनी तैयारी को साथियों और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। तो चलते हैं अपनी क्लास में ज़रा। तो आज का क्वेश्चन जो है वो कहता है साथियों कि बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे। बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि बुद्ध के काल में कितने गणराज्य थे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं कुछ खास इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन जो है, उसका जो राइट आंसर है ना उसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए 10। बुद्ध काल में साथियों कितने गणराज्यों के बारे में पूछा है। कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र भी थे उस समय। जो जनपद थे ना, उनमें से कुछ गणराज्य थे और कुछ राजतंत्र के रूप में थे। तो 10 बुद्ध काल में 6th BC में जो 10 राज्य जो थे वो गणराज्य थे। 10 गणराज्य थे बुद्ध काल में। क्लियर, आगे चलते हैं साथियों। आगे कहता है क्वेश्चन, कहता है क्या कि मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य था। बताइए जरा, मगध के साम्राज्यवादी नीति का शिकार जो हुआ था वो पहला राज्य कौन सा था। बताइए जरा कौन सा राज्य था वो। महाजनपद काल में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, तो आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए साथियों आप सभी को पता होगा 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन का आंसर पुट अप करने के लिए। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो बताइए ज़रा कौन सा राज्य था जिसका मगध ने सबसे पहला शिकार किया। तो साथियों क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंग ही वो पहला राज्य था जो मगध के साम्राज्यवादी नीति का सबसे पहले शिकार हुआ। यानी कि मगध राज्य के ऊपर आपके अंग राज्य के ऊपर हमला करके मगध साम्राज्य ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यहीं से शुरुआत होती है मगध साम्राज्य के विस्तार की। क्लियर, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी। श्रावस्ती जो शहर था, नगर था जो, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ABCD।
फटाफट राइट आंसर दीजिए इन सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, एचिरावती नदी के किनारे स्थित था आपका श्रावस्ती नगर। क्लियर, आगे चलते हैं। श्रावस्ती वही नगर था जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए थे। वर्ष, उपवर्ष, वारुचि, ये वर रुचि होगा, वारुचि नहीं होगा, ये होगा वर रुचि, मिलेगा आपको कहीं कहीं पे। वरुचि या वर रुचि एक ही बात है, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कात्यायन एवं पाणिनि विद्वान उत्पन्न हुए किस काल में उत्पन्न हुए थे साथियों? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जरा। वैदिक काल में, नंद काल में, मौर्य काल में या फिर संगम काल में? किस काल में उत्पन्न हुए थे ये जो विद्वान थे? वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन एवं पाणिनि। सबको पता होगा पाणिनि तो साथियों वो थे, क्या बोलते हैं आपके, इनकी पुस्तक थी जिन्होंने लिखी थी, व्याकरण शास्त्र के प्रणेता थे। पाणिनि को व्याकरण शास्त्र का प्रणेता माना गया है। अष्टाध्यायी लिखी थी इन्होंने, जिसमें कि 8 अध्याय हैं। संस्कृत की में लिखी गई पुस्तक है वो साथियों, जिसमें कि जो कि व्याकरण से संबंध रखती है, व्याकरण के नियम कानून है उसमें। तो बताइए सारे विद्वान जो थे किस काल में हुए थे ये विद्वान? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी, नंद काल में हुए थे साथियों ये। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन एवं पाणिनि जो विद्वान हुए थे ये नंदों के काल में हुए थे, 4th BC में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अजात शत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? हाँ, ये वही आ गया, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना आपको, इसके बारे में थोड़ा सा यही आ गया। क्या कहता है कि अजात शत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए तो इजी क्वेश्चन भी है यार, इसके बारे में काफ़ी पढ़ाया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हो आसानी के साथ, अगर नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं है, फिर क्या आप एग्ज़ाम दोगे? तो फटाफट बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के साथ साथियों अजातशत्रु ने 16 वर्षों तक युद्ध किया था और लास्ट में जाकर के उसे फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, मगध में, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र ये था आपका अजातशत्रु, जिसकी राजधानी पटना थी। और इसने अजातशत्रु ने ही अपने एक मंत्री था जो इसका वत्सकार के नाम से, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वत्सकार या वर्षकार भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, लेकिन पाली भाषा का शब्द वत्सकार ही रखेंगे हम। वत्सकार ने महात्मा बुद्ध के साथ गृद्धकूट पर्वत पर जाकर के मुलाकात की थी और उनसे पूछा था कि
वैशाली के लिच्छवियों को जीतने का क्या उपाय है। तो तब महात्मा बुद्ध ने उनको बताया था कि कुछ परिस्थितियां जब आपके फेवर में हो जाएंगी तब आप जा कर के वैशाली को जीत सकते हो। क्योंकि देखिए साथियों क्या था कि वैशाली एक बहुत बड़ा संघ था, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का संघ था वैशाली, ठीक। और मेन जी इसके वो जो लीडर थे वो लिच्छवी इनके लीडर थे वैशाली के। उनके साथ छोटे छोटे शायद मेरे ख्याल से 36 राज्यों का संघ बना हुआ था, इसीलिए इनको अजातशत्रु को उसको पार पाने के लिए 16 वर्षों का समय लगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से पुकारा। क्या बात है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने, ग्रीक राइटिंग्स में मिलता है अग्रमीज और जैंद्रमीज। समझ जा तो यार, जैंद्रमीज का नाम से समझ जाना चाहिए आपको, इतना एंड तो बहुत होता है। नेट जीआरएफ के स्टूडेंट हो आप, फटाक से बता देना चाहिए अब तो। थर्टी सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। 30 सेकेंड्स के अंदर आपने क्वेश्चन का राइट आंसर पुटअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद के को अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से पुकारा साथियों। ग्रीक लेखकों ने ग्रीक राइटिंग्स में लिखा है घनानंद को। तो ज़रा बताइए ग्रीक राइटिंग्स में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। हालांकि जो नई रिसर्च आई है उसमें उसको खारिज कर दिया गया है कि वो जो ग्रीक लेखकों ने जो, चलो मैं बताता हूँ। ग्रीक लेखकों ने साथियों क्या है, उनके राइटिंग पे एक राजा का नाम उल्लेख आता है, सेंट्रोकोप्टस या सेंट्रोकोप्टस, ठीक है। तो आधुनिक इतिहासकारों ने सेंट्रोकोप्टस को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मैच किया, हम मिलाया है मतलब, ठीक है। लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है ना उससे प्रमाण हो जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अलग था, राजा था, और चंद्रगुप्त जो विशाखाचार्य जो था वो अलग था। तो जो दक्षिण भारत में जो गया था ना कर्नाटक में, हालांकि एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य जब 12 वर्ष का काल बढ़ा था मगध में, तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ वहाँ चला गया था आपके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में लेखना विधि से, फिर उसने अपना प्राण त्याग दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, नई रिसर्च जो आई है उसके अकॉर्डिंग विशाखाचार्य का भद्रबाहु का जो शिष्य था विशाखाचार्य वो गया था और वहाँ पर क्या बोलते हैं आपके दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में, जो कि जैन शासक था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल एरर आया था आपका 1300 सालों का लगभग। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। खैर देखते हैं आगे कब मानेंगे कब नहीं। आगे चलते हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया है 3 एविडेंस दिए हैं चीज़ के लिए। स्क्रिप्चर एविडेंस पुराणों के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो स्क्रिप्चर इंक्रिप्शंस जो मिली हैं, लेख जो मिले अभिलेख मिले हैं वो, और तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस खगोलीय घटनाएं उस समय क्या घट रही थी उसके अकॉर्डिंग। तो तीनों प्रमाणों से प्रमाणित कर दिया उन्होंने। उनका नाम है वेदवीर आर्य, जाकर देख लेना मिल जाएगा आपको। सिंपल क्वेश्चन आपके सामने कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। जीके का क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे।
अलग अलग समय पर अलग अलग राजधानियाँ बनी हैं साथियों मगध साम्राज्य की। तो पाटलिपुत्र जो बसाई गई थी वो किसने उसका निर्माण किया था, ये बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र का संस्थापन किसने किया, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, कौन था। पाटलिपुत्र बोले तो सभी को पता होगा बिहार राज्य की राजधानी है पटना, उसी को ही पाटलिपुत्र बोला गया प्राचीन काल में। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका जो राइट आंसर है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, वो था ऑप्शन नंबर सी, उदयभद्र। उदयभद्र या उदयन या उदायन एक ही बात है। उदायन, ठीक है, उदयन या उदायन एक ही बात है, या उसे कभी कभी उदयभद्र भी बोला गया है, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। पहला शासक था मगध का बिंबिसार, उसके बाद उसका बेटा आपका अजातशत्रु का बेटा उदयभद्र, उसके बाद ऋषिशुनाग नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ राज्य और राजधानियों का पेयर दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है, उसमें से आपने सही चूज करना है कि जो सही जोड़ा कौन सा है। सही जो राज्य और राजधानी सही से सुमेलित है उसका चूज कीजिए कि कौन सा राज्य और राजधानी सही है। सिंपल क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में कल भी बताया था आप सभी को कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावना बनती है। तो जिन्होंने याद किया होगा वो आसानी के साथ दे सकते हैं इसका आंसर, जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनकी तो बात ही अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, वत्स की कौशाम्बी है। बाकी यही एक जोड़ा सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं। तीनों राज्यों की राजधानी बता दीजिए, कौशल की, वत्स की और कुरु की कौन कौन सी राजधानी है, इसको भी देख लीजिए आप। अब साथियों मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर मैं आप लोगों से पूछूंगा आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था। तो कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित था तक्षशिला नगर। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय आप सभी ने पढ़ा होगा साथियों, संसार का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान उसमें है, पाकिस्तान देश में है। पाकिस्तान के पास सारी चीज़ें चली गई यार हमारी, देखा जाए तो सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन हमारी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो उनके पास है, हड़प्पा भी मोहनजोदड़ो भी, ठीक है। दूसरा हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी तक्षशिला वो उनके पास है। सिंधु नदी जिससे कि नाम हिंदुस्तान का निकलता है, जो कि जननी है इंडस सिविलाइजेशन की, वो उन्हीं के पास है क्या हमारे पास देखे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कोई तकलीफ नहीं, बताओ यार हद हो गई। वो कश्मीर पे बना आँख जता रहे हैं, यहाँ करो लोग बटर पनीर खा रहे हैं दबा करके, किसी को मतलब नहीं, सब लोग साइंटिस्ट में लगे पड़े हैं। उन्होंने हथियार बनाए, हमारे यहाँ के लोग पता नहीं क्या बना रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या होगा। देश का माइंडसेट ख़त्म हो गए लोगों की। अच्छा तो क्या कहता है तक्षशिला नगर निम्नलिखित में से किन किन के बीच में स्थित है। तो कौन कौन से दो नदियों के बीच में स्थित था ये आपका तक्षशिला नगर। तो तक्षशिला जो था ना साथियों वो था सिंधु और झेलम के बीच में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ए, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में ये स्थित था तक्षशिला नगर। तो ज़रा बताइए साथियों कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, वैदिक नाम क्या है, वैदिक समय में
झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? हम्म तो क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट आपके सामने साथियों क्या कहता है कि मगध और वज्जी गणराज्य के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता था? मगध साम्राज्य के बीच में और आपके वज्जी गणराज्य के बीच में सीमा का निर्धारण होता था किस नदी के द्वारा? कौन सी नदी को सीमा मान लिया गया था दोनों राज्यों की? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी जो है मगध और वज्जी को अलग अलग करती थी, यानी कि गंगा नदी को ही मगध और वज्जी की सीमा रेखा मान लिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय नगर मालिनी के नाम से भी जाना जाता था? क्या बात है, कौन सा वो राज्य था और कौन नगर था जिसे मालिनी भी कहा जाता था? बताइए जरा कौन सा था साथियों। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 34 जो है 34th का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर डी, चंपा। चंपा को भी जो है साथियों मालिनी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कुछ। आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 35, किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी गणराज्य में 8 प्रकार के न्यायालय होने का उल्लेख है? बताइए साथियों, कौन सा वो बौद्ध ग्रंथ जिसमें वज्जी गणराज्य में 8 प्रकार के न्यायालय होने का उल्लेख मिलता है कि 8 प्रकार के जुडिशरी सिस्टम था वहाँ पर, न्यायालय थे, कोर्ट्स थे 8 तरह के अलग अलग। जैसे आज भी हमारे फौजदारी और दीवानी में 2 तरह के मुकदमे लड़े जाते हैं ना कोर्ट्स में, तो उस समय 8 प्रकार के न्यायालय थे अलग अलग मुद्दों को सुलझाने के लिए। क्या बात है, सोच के देखिए, आज से 2500 साल लगभग पहले 8 प्रकार के न्यायालय थे हमारे यहाँ पे। और हमें बताया जाता है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट जो वो यूएसए है।
और हमारे लोग विश्वास भी कर लेते हैं। डूब मरना चाहिए उन लोगों को जिन्हें पता ही नहीं अपने कल्चर और सभ्यता के बारे में। ये जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं ना, ये इन्होंने वाट ज़्यादा लगाई साथियों इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को डिस्टोर्ट करने में। ये जो बाहर से पढ़ पढ़ करके आते हैं ना, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों से, ये फॉरेन अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से, ये गड़बड़ियाँ करते हैं। अपना कल्चर तो इन्हें पता होता नहीं, वहाँ का कल्चर यहाँ थोपना चाहते हैं, लेकिन काम अफसोस कामयाब नहीं हो पाते बेचारे, और वापस चले जाते हैं फिर। ओहो, फिर कहते हैं कि इंडियंस लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अरे उनका कल्चर अलग है यार, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका आबो हवा, उनका हर चीज़ अलग है। उसे यहाँ क्यों थोपने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? आए तो थे महाशय जी, आए थे, क्या बोलते हैं उनका नाम था, माननीय गवर्नर भी रहे थे कुछ समय वो आरबीआई के, रघुराम राजन महोदय। क्या रहा, कुछ साल काम किया, फिर जाना पड़ा आखिर। क्यों? उनकी पॉलिसी क्या थी कि वो वहाँ की पॉलिसियों को यहाँ लाना चाह रहे थे, ख़त्म कर देते। शुक्र रहा कि क्या बोलते हैं आपके एक हैं इकोनॉमिस्ट सुब्रमण्यम स्वामी, उनका बड़ा योगदान रहा इस मामले में, और उन्होंने मना कर दिया था कि ये तो बर्बाद कर देगा देश को, और वही उसी रास्ते पे चल रहा था। उनका पैटर्न था कि हमें जो है गरीबी को दूर करने के लिए लोगों को खेती से दूर करना है, शहरों में बसाना है। अरे जो शहरों में बसाना है, शहरों में बसाने के लायक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? इतने मकान कहाँ से लाओगे? जो खेती तुम्हारी बेस है, रीढ़ की हड्डी है, उसे तो आप प्राइवेटाइजेशन में करने की सोच रहे हो। 60 से 80% पब्लिक हमारी खेती और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप प्रोडक्शन वगैरह से लगे हुए हैं, उससे उनका गुजारा हो जाता है कम से कम। आप उसे बर्बाद करने में तुले हुए हो। क्या लोगों का मत्था ख़राब हो रखा है यार। खैर यार, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी गणराज्य में 8 प्रकार के न्यायालय होने का उल्लेख है? बताइए साथियों, कौन सा वो बौद्ध ग्रंथ जिसमें 8 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता हमें? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर सी, सुमंगल विलासिनी। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 8 प्रकार के न्यायालय होने का उल्लेख मिलता है वज्जी गणराज्य में। कौन सा शासक 5 राजाओं के गुट का स्वामी कहलाता था साथियों? क्या बात है, 5 राजाओं का जो समूह था उसका स्वामी था, उसका लीडर था। कौन था, कौन सा राजा था? अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन या बिंबिसार? बिंबिसार या बिंबिसार एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है साथी, वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रसेनजीत जो था ना साथी, वो 5 राजाओं के गुट का स्वामी माना गया है, कहलाता था। वो 5 राजाओं के गुट का स्वामी कहलाता था प्रसेनजीत, जो कि कौशल का नरेश था। प्रसेनजीत कहाँ का था? कौशल का। कौशल के बारे में मैंने बताया ना आपको। क्या प्रसेनजीत के बारे में उक्ति प्रसिद्ध है कि भगवापी कौशल को अहम अपी कौशल को, भगवापी अठिसट्ठी को अहम अपी अठिसट्ठी को, यानी भगवान भी कौशल के और मैं भी कौशल का हूँ। भगवान बोले तो महात्मा बुद्ध और प्रसेनजीत दोनों दो है सेम आयु के थे, दोनों की उम्र एज बिल्कुल बराबर थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 नेक्स्ट आपके सामने साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि घोषिताराम एवं बद्रिकाराम विहार कहाँ स्थित हैं? क्या बात है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों। मैंने लास्ट में बताया था आपको साथियों क्या, कि ये जो राम लगा होता ना, आराम या आराम जो लगा होता है पीछे, ये बुद्ध दर्शन से संबंध रखता है। जैसे कि सासाराम बिहार में एक जिला है ना सासाराम, तो आज बुद्धिस्ट लोग इनके ऊपर अपना दावा ठोकते हैं कि ये हमारे बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए स्थान थे पहले, और समय के अनुसार बदलते चले गए। उनकी अपनी मान्यताएं ऐसी हैं। तो जरा बताइए साथियों कि घोषिताराम और बद्रिकाराम विहार जो है वो कहाँ पर है?
30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट राइट आंसर दीजिए इसका। साथियों मैं बार बार बोलता हूँ आप सभी को, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोगों को कई बार अपडेट्स नहीं मिल पाती है, तो मैं हमेशा अपडेट्स जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है यूट्यूब के ऊपर, मैं अपडेट्स वहाँ पे डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से देख लिया करो। क्लास का टाइमिंग चेंज होता है या कोई भी कुछ भी एक्टिविटी जो भी नई होने वाली होती है उसके डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, आप टेलीग्राम को ज़रूर देख लिया करो। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जा कर के, और हमारे इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड हिस्ट्री NTA UGC NET /फिलर फोरम के नाम से हमारा ये चैनल है, ठीक है। और नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स PDF वगैरह बहुत सारा, पोल क्वेश्चन वगैरह बहुत सारा डिटेल मिल जाती है वहाँ पे, मैं डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर C, कौशाम्बी में। घोषिताराम और बद्रिकाराम विहार जो थे वो कौशाम्बी राज्य में थे। आम्रपाली पुत्री थी। आम्रपाली जो थी वो कौन थी, किसकी बेटी थी? वैशाली के एक मुखिया की, महान वैद्य की, धनाढ़ नागरिक की, या एक कवि की? किसकी बेटी थी मुख्य आम्रपाली? माता बुद्ध के समकालीन थी ये। तो जरा बताइए साथियों, आम्रपाली ने कौन सा विहार दान में दिया था, कौन सी जगह दान में दी थी और किसे दी थी? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, वैशाली के एक मुखिया की बेटी थी वो आम्रपाली, ठीक है ना। वैशाली नगर का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, मुखिया का नाम नहीं है, मुखिया मतलब प्रधान, ग्रुप का लीडर रहा होगा कोई, उसकी बेटी थी ये, वैशाली के मुखिया था, उसकी बेटी थी आम्रपाली। तो क्वेश्चन नंबर 39 साथियों, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। कुसुमपुर से किसकी पहचान, किसका साम्य बैठाया गया है? प्राचीन कालों में साहित्य में उल्लेख मिलता है कुसुमपुर नगर का। तो बताइए साथियों, उसे किस आधुनिक शहर के साथ, नगर के साथ सुमेलन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर A, पाटलिपुत्र। तो निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र की पहचान जो है कुसुमपुर से की गई है, ठीक है, यानी पाटलिपुत्र का एक नाम कुसुमपुर भी था। भाई ये बदलता रहता है यार समय के अनुसार, जो है चीज़ें बदलती रहती है। जैसे कि हरियाणा प्रांत में एक शहर है, आपको पता होगा गुड़गांव, पहले उसका नाम गुड़गांव था,
डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का हब है, ठीक है। अभी कुछ साल पहले उसका नाम बदल दिया है, चेंज कर दिया है, गुरुग्राम कर दिया है, हैं। गुरुग्राम शहर में एक सबसे पहले क्या था साथ, गुरुग्राम दो चीज़ों की वजह से फेमस है। एक, यहाँ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा शहर है, इंडिया का 5वां महानगर है, ठीक है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के बाद 5वां महानगर है। एक, रोजगार के बहुत साधन है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, होंडा कंपनी, मारुति कंपनी, दुनिया भर की कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, पब्लिक को रोजगार बहुत ज़्यादा का मिलता है यहाँ से। एक दूसरा, प्राचीन काल में क्या था कि मध्यकाल में सॉरी, शीतला देवी की मान्यता है, देवी का मंदिर है जिसका नाम है शीतला माता। शीतला माता का मान्यता है, शीतला देवी की पूजा करते हैं, मंदिर है बहुत बड़ा, ठीक है ना। वहाँ पर मेला वगैरह लगता है, नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं और शीतला माता के यहाँ पर अपने शरण में आते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। दो, तीसरा है क्या है कि गुरुग्राम का जो प्राचीनतम इतिहास है ना साथ ही, वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य की भूमि मानी गई है गुरुग्राम, इसीलिए इसका नाम गुरु का गांव, गुरु का गांव है। तो ये मान्यता है कि गुरुग्राम को पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को दान में दिया था, दक्षिणा में दिया था। आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो गुरुग्राम का इतिहास मैंने आपको बता दिया है, 3 चीज़ें मेन बताई है, तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये 31 क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्या कि ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं, बताइए साथियों। मेथोरा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो ग्रीक राइटिंग्स में मेथोरा नगर का उल्लेख आता है, तो उसे किस राज्य के साथ जोड़ा गया है, वो किस महाजनपद की राजधानी थी मेथोरा के नाम से, जो ग्रीक लेखकों ने लिखा मेथोरा। अब यार ये मुझे सही नहीं लगता, ये कुछ किसी के साथ जोड़ देते हैं, अब क्या पता उन्होंने क्या सोच के लिखा हुआ था 2-2,500 साल पहले। नहीं, इन्होंने तो लिख दिया, ग्रीक लेखकों, ग्रीक राइटिंग में कुछ मिलता है, ये ब्रिटिशर्स ने कुछ जोड़ दिया उसको, और ये हमारे वाले कम्युनिस्टों की बात ही क्या है भाई साहब, उन्होंने तो ऐसी की तैसी कर दी सारे सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है साथी, वो है ऑप्शन नंबर डी, शूरसेनाई। शूरसेना या शूरसेनाई, शूरसेनोई एक ही बात है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मेथोरा माना गया, लेकिन मेथोरा के नाम से लिखा गया है ग्रीक राइटिंग्स में। तो बताइए शूरसेन की राजधानी की, शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? साहित्य में क्या, साहित्य में क्या उल्लेख मिलता है, हमारे यहाँ पर क्या उल्लेख मिलता है, कौन सी क्या नाम था शूरसेन की, शूरसेन महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए। ग्रीक लेखकों तो मेथोरा लिखा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ के लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया उस राजधानी को? नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, किसको ग्रीक क्या बोलते श्रेणिक के नाम से जाना था, कौन सा राजा था जिसका नाम श्रेणिक भी था? तो श्रेणिक के नाम से जिसे जाना जाता था ना साथी, वो था ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। और अजातशत्रु को जाना जाता था कुणिक के नाम से। क्या? कुणिक के नाम से अजातशत्रु को, और श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को। बिंबिसार और अजातशत्रु बाप बेटे थे, बिंबिसार पिता था, अजातशत्रु उसका बेटा था, सबको पता है। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम बिंबिसार ने राजगृह की गणिका का पद दिया था? क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 42 किसे सबसे पहले बिंबिसार ने राजगृह की गणिका का पद दिया था? गणिका एक पोस्ट थी, उसको पोस्ट दी गई थी। वैशाली की नगर वधु सुना होगा आपने। यहाँ पे बिंबिसार राजगृह की गणिका की बात हो रही है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है साथी, वो है
ऑप्शन नंबर बी, सालवती या शीलावती को बिंबिसार ने राजगृह की गणिका का पद दिया था। तो बताइए साथियों, गणिका कौन होती थी? आपके लिए आज का क्वेश्चन कि गणिका कौन होती थी, बताइए जरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नेट का आया क्वेश्चन है, 2 दिन भर आ चुका है ये। 28 राज्यों का उल्लेख किया है आपके सिकंदर ने, ठीक है। उनमें से एक राज्य था जहाँ पर महाजनों की एक समिति के साथ, यानी बुजुर्गों की एक सभा के साथ 2 वंशानुगत राजा, 2 बाप बेटे राजा एक साथ शासन करते थे, और उनकी परिषद जो थी बुजुर्गों की परिषद थी। महाजनों की एक समिति, महाजनों की एक समिति मिलेगा कहीं 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 आपको एक बुजुर्गों की सभा या समिति मिलेगा। वहाँ पर 2 बाप बेटे, 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे एक साथ। तो कौन सा वो राज्य था, बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर सी, पत्तल या पातल भी मिलेगा आपको कहीं, पाटल पत्तल एक ही बात है। तो यहाँ पर जो है बुजुर्गों की सभा के साथ में बुजुर्गों की सभा या समिति के साथ में 2 राजा, वंशानुगत राजा बाप बेटे एक साथ शासन करते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया, ये लो। थिंक ऑफ डेविल अपीयर्स, कल ही बताया था मैंने कि याद कर लीजिए बेटा। क्या कि नदियों के ग्रीक नाम और नदियों के आधुनिक नाम और नदियों के वैदिक नाम तीनों बताए मैंने आपको। ये आज ही पूछ लिया कि भारतीय नदियों के ग्रीक नाम क्या है और भारतीय नाम क्या है उन नदियों के। तो बताइए, मैच मेकिंग करिए और राइट आंसर दीजिए इसका। ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44। ट्रिक होती है इनकी, मैंने पहले बताया आपको। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पता है क्या मैंने बताया ना आपको, 1 या 2 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको 100% श्योर हो। तो सब ने पढ़ा है साथियों क्या कि हाइडेस्पीसीज का युद्ध, ठीक है। हाइडेस्पीसीज का युद्ध कहाँ हुआ था, सबको पता होना चाहिए कि झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। तो बी का सेकंड आ जाएगा, बी का सेकंड से मिला दीजिए आप। अब इन ऑप्शन में ढूंढ लीजिए बी का सेकंड कौन सा है, ये बी की लाइन, इसमें सेकंड ढूंढ लीजिए आप कहाँ मिला हुआ है। बी का सेकंड ये यहाँ पर मिला हो बस खाली, तो यानी कि यही पूरा आंसर होगा इसका, ठीक है। अब मैच करके देख लीजिए, ए का फर्स्ट अकेसेनीज यानी कि चेनाब नदी, हाइडेस्पीसीज यानी कि झेलम नदी, हाइड्रोटस यानी कि रावी नदी, और हाइफेसिस यानी कि व्यास नदी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत है बताओ, क्या तकलीफ है? सिंपल सा समाधान इस चीज़ का, मैंने बोला आपको 1 या 2 100% श्योर होने चाहिए हो आप उन पॉइंट्स के लिए कि हाँ यही होगा इसका, या फिर 1 और 2 पॉइंट ये ऐसा भी होना चाहिए कि ये इसका नहीं ही होगा, ये पॉइंट इसका नहीं हो सकता, किसी और का हो सकता है जो मैच ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। तो उससे भी आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथियों। एक दिन में या एक बार में नहीं होने वाला, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बार बार, तब जा करके माइंड सेट आपका सही बन पाएगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन सही तरीके से आप कर पाओगे, जिससे ऑलरेडी मिला हुआ है। अकेसेनीज जो है चेनाब नदी को बोलते थे, हाइडेस्पीसीज बोला गया झेलम नदी को, सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे, हाइडेस्पीसीज का युद्ध बोला गया उसको, और हाइड्रोट्स रावी नदी के को बोला गया है
ग्रीक नाम है ये। हाइफेसिस जो है ये व्यास नदी को बोला गया है। ये ग्रीक नाम हो गए, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आधुनिक भारतीय नाम हो गए। तो ज़रा बताइए वैदिक नाम कौन कौन से गिनी चारों नदियों को बताइए। ये वैदिक नाम लिख लीजिए, आप अपने नोट्स बना लीजिए। वैदिक नाम और बता दीजिए, यहाँ पर यहीं पे लिखिए इनके चारों के। ये हो गया आपके ग्रीक नाम, ये हो गया आधुनिक नाम, और यहाँ पे लिखिए आप वैदिक नदियों के नाम जितनी भी नदियाँ हैं। और उनके इन गिनी के नीचे और लिख लीजिए, और नदियाँ भी है ना, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, कुबा कुर्रम वगैरह, जो स्वात वगैरह, तो इन्हीं का नाम भी यहाँ पर डाल लीजिए। और फिर इसको याद करिए, बार बार 2-4 बार याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा याद। क्या दिक्कत है, एक क्वेश्चन पक्का आपका यहाँ से आएगा, हर बार आता है ना। ये नहीं सेम नहीं आएगा तो मिलता जुलता आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे ज़रूर साथियों। डिपेंड करता है आपको कितना याद है कितना नहीं है। ठीक है, तो ये आज का सेशन हमारा साथियों, लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट का जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आएंगे आपके सूत्रकाल और संगम युग से। ठीक है, तो संगम युग को आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी संगम युग के ऊपर चलेगी, बनाई जाएगी। उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, MCQ सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। आप भी थोड़ा पढ़ के आइए उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, एक दूसरा क्या, मैं दोबारा बता देता हूँ साथियों की डेट, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 8 जुलाई से हमारे एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। हो सकता है पिछली बार को अगर छोड़ दिया जाए, 2021 के एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए, तो क्या होता था, हर बार हिस्ट्री सब्जेक्ट का सबसे पहले होता था। पहले क्या होता था साथियों कि सीक्वेंस वाइज करवाया जाता था। 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, तो उनमें क्या है कि क्या होता था कि सीक्वेंस वाइज में एक से लेकर के जिनका क्वेश्चन का कोड होता है ना, सब्जेक्ट का कोड होता है, जैसे मान लीजिए 00 फर्स्ट पेपर का कोड है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 06, कॉमर्स का 08। तो यहाँ तक 8 से 10 तक का जो सीक्वेंस है ना, ये एक दिन में एग्जाम करा दिया जाता है इन सब्जेक्ट्स के। ठीक है, उसके बाद फिर इनसे आगे के जो सब्जेक्ट कोड है उनके, फिर उनके बाद उनके ऐसे सीक्वेंस से चलता था। लेकिन लास्ट टाइम में क्या कराया था कि गड़बड़ हो गई थी, है ना, कोविड के चक्कर में काफ़ी डेट्स आगे पीछे उथल पुथल हो गया था मामला, तो आगे पीछे हो गया था, किसी का सब्जेक्ट कहीं, किसी का सब्जेक्ट आगे, किसी का सब्जेक्ट पीछे हो गया था। तो इसी प्रकार से कह नहीं सकते कि 8 तारीख को ही आपका तो लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है, या हो सकता है बाद में हो। और 2 डेट आई हैं, 3-4 दिन तो जुलाई के दे दिए हैं NTA ने, और 3 दिन दिए हैं आपके अगस्त के भी दे दिए। बीच का पूरा 1 महीने का लगभग गैप आ गया है, पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करती है NTA, समझ नहीं आती मेरे को। तो एक साथ देते यार, 3 दिनों को वहाँ या 4 दिन यहाँ दिया, तो 3 दिन साथ इन्हीं में करा देना चाहिए था। नहीं, 3 दिन वहाँ जो अगस्त में पटक दिया आधे बच्चे, वो साला फिर दोबारा वो रिजल्ट का पंगा पड़ता है, लेट सेट हो जाता है उनमें, आधे स्टूडेंट बेचारे चिल्लाते रह जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को ही होने की संभावना है। तो 8 तारीख के हिसाब से आप अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए साथियों। लूज मोशन ना लगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, हौसला रखिए, रिवीजन मारी दबा करके रिवीजन कर लीजिए, और MCQ लगाइए। अब फर्स्ट पेपर के लिए भी, सेकंड पेपर के लिए टाइम पीरियड अपना बढ़ा दीजिए। मैक्सिमम जितना हो सके आप करिए अपने अकॉर्डिंग, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, सबको पता है कौन टाइम कितना दे सकता है, कितना नहीं दे सकता है। मैं अब इसमें ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता। अपनी तरफ से मैंने सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है। MCQ सीरीज चल रही है, एग्ज़ाम्स के आते आते MCQ सीरीज भी आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बाकी आपने खुद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि साथियों आप छोटे बच्चे नहीं हो। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, कोई पे नहीं लेता आपसे ना, बिना कुछ किए मैंने इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया, इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया है बोर्ड के ऊपर आपको थ्योरी क्लासेस समझाई है। साथ साथ में फिर हमारा सेशन चलता था, डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि गूगल मीट होती थी, उसमें आपके डाउट सॉल्व करवाए जाते थे। जो सिलेबस थोड़ा बच जाता था, डिटेल जो बच जाती थी पोल क्वेश्चन के माध्यम से, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता था। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होगा, इसलिए मैं क्या आप मेरा रिक्वेस्ट करता था मैं आप सभी से बार बार कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। पागल थोड़ी ना था। अब जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने जो हमारे कहे अनुसार नहीं चले वो थोड़े पिछड़ गए हैं। क्या कर सकते हैं, अच्छे बच्चे कहना मानते हैं, जो कहना नहीं मानते वो अच्छे बच्चे नहीं होते। सिंपल सी बात है साथियों, आप सभी को पता है। खैर अभी भी समय कुछ नहीं बिगड़ा है साथियों, 15 दिन के लगभग अपने पास समय है। 26-27 तारीख हो गई है। अपनी तैयारी को स्ट्रांगफुली बनाइए, अपना सिलेबस को उठाइए, बुक्स को पढ़ना बंद कर दीजिए, और आपके जो नोट्स बनाए हैं ना, नोट्स कर लीजिए हमारी 3-4 बार। बुक्स बहुत बड़ी है, पूरा नहीं कर पाओगे। अभी इतना समय भी नहीं है कि कोई नया चैप्टर छेड़ा जाए या नई तरीके से शुरुआत की जाए। नहीं, जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसी को बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए।
और अपना MCQ लगाइए दबा करके। फर्स्ट पेपर के 100 से 200 MCQ लगाइए आप, और सेकंड पेपर के 200 से लेकर 400 या 300 MCQ आप डेली लगाइए, तब जा करके आपका प्रैक्टिस अच्छी बन पाएगी। फर्स्ट पेपर के लिए तो आप PYQ ले सकते हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट है PYQ फर्स्ट पेपर के लिए खास तौर से। 5-7 सालों के PYQ उठा लीजिए और दबा के लगाइए उनको, बार बार 3 से 5 बार मिनिमम रिवीजन कर दीजिए, उनका हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई दिक्कत है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। देखेंगे संडे को हो सकता है गूगल मीट ही कर लें एक, अगर एडमिन ने इजाज़त दी तो हो सकता है कर भी लें। अगर आप लोग बोलोगे तो एडमिन को गोस्वामी सर के चैनल पर जाके बोलिए, ट्राई कीजिए वहाँ पे फर्स्ट पेपर के, वहाँ जो गोस्वामी पढ़ाते हैं ना आप सभी को, तो उनको बोलिए जाकर गूगल मीट के लिए, वो चाहेंगे तो हो जाएगी। वही एडमिन आजकल वही देखते हैं सिस्टम को। खैर ये इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया साथियों। आपसे दोबारा मुलाकात फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। जय हिंद और जय भारत, बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आप सभी को।